हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेकर आया हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट। और ये वन शॉट दी बेस्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें सारे के सारे एनसीईआरटी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जो भी कुछ आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ये एक क्रिस्प और सुंदर सा वन शॉट है और श्योरली आपकी हेल्प करेगा, मार्क्स बूस्टर की तरह आपके लिए काम करने वाला है। क्या खास बात है सर इस वन शॉट में? बेटा पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो बिल्कुल शॉर्ट में समझाई गई है और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं सबको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बारे में एक और अच्छी बात क्या है कि इसमें बढ़िया बढ़िया नोट्स का मैंने यूज़ किया। मैं तो चाहूँगा कि आप इस क्लास के साथ, इस वीडियो के साथ ही नोट्स बनाओ, बट इन केस आप नोट्स नहीं बनाते हो तो इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो, 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना दी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है, वो है मेरा क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर 70% एमसीक्यूज हैं, जो कि आपको सीबीएसई ने बोला भी है कि हाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये बुक है वो, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, लिटरली ये बुक बहुत अच्छी है बेटा। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा एक क्रिस्प थ्योरी भी मिलने वाली है बढ़िया वाली। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन फुली सोल्व हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सोल्व हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, मार्क्स वाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फुली सोल्व। इसके अलावा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी है और बहुत नॉमिनल सा प्राइस है। तो आप लोगों को ये बुक जरूर लेनी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वन शॉट। एटम की जो शेप मानी जाती है ना, वो मानी जाती है कि एटम की शेप होती है स्फेरिकल, है ना। इसमें बहुत सारी शेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पर बाहर कौन रेगुलर घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? एटॉमिक नंबर बेटा जी क्या होगा, वेरी नाइस। एटॉमिक नंबर किसे कहा जाएगा भाई? एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, या फिर कितने प्रोटॉन है। अगली बात है मास नंबर किसे कहा जाएगा? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसका सम ही क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। और इसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल दिया जाता है। बेटा हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट जनरली हम 3 को ही डिस्कस करते हैं। किस किस को? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की गई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गई थी, बमबारी करवाई गई थी, फेंके गए थे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की थिन शीट पे। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, बस उनकी नेचर अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, है ना, तभी उनका चार्ज कैंसिल कर देता है। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। अगली बात करें मास की, बेटा जी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखिए हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर लगता है, बट अगर आप बहुत गहराई में जाओगे, बहुत डीप में बात करोगे, तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनका 1.675 समथिंग होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं, एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन देखने हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, है ना, इसके पास क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो A to Z, है ना, A to Z। A इज एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 23, और Z इज एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। तो सिंस ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यार इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका मास नंबर कितना है, बेटा इसका मास नंबर है 23। अब अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाए, मान के चलो मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। अब प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं हो सकते, न्यूक्लियस वाली चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्लस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, और अगर माइनस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं। सिंस इस पर प्लस चार्ज है तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन एक माइनस कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। और अगर आपको कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हो तो दिस माइनस दिस, 23 - 11, 12 विल बी द नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स होगा। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन, आपको सिंबल दिया गया है BR 35 80। तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है 80 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 35 है। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो कि इसके पास क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35 होंगे। अगर आप इसको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं बेटा जी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे 80 माइनस 35 दैट इज 45। क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इक्वल है। इक्वल कैसे हो सकते हैं, कितने कितने हैं 18 16 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देखो बेटा आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बता रखे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 16 और न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, न्यूट्रॉन भी है 16। तो इसका सिंबल आप लोगों को बताना है। तो सिंबल कैसे बताया जा सकता है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब आप ये देखो कि 16 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, ये सल्फर का होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 16। अब आपको इसका मास नंबर निकालना है। मास नंबर कैसे निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16 + 16 इज 32। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 18 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब हो सकते हैं भैया, ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज हो, है ना। तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंस 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पर चार्ज आ जाएगा बेटा जी 2 नेगेटिव। अब बात समझ रहे हो ना, कितना आ जाएगा भाई 2 नेगेटिव। अच्छा अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ Al3 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। Al3 पॉजिटिव, ये पेंसिल चलानी पड़ रही है मुझे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ बेसिक सी टर्म्स होती हैं, जैसे आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स किसे कहा जाता है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स किसे कहा जाता है, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बताता चलूं, हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबके आइसोटोप्स होते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो सबका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा जी 1, बट अगर आप इसके मास नंबर की बात करते हो तो 1 2 3। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा अगली बात आपसे पूछा जाता है आइसोबार्स। बार्स वर्ड का मतलब होता है मास, आइसो मतलब सेम, जिसका एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। क्या लिखा गया है, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका मास नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप नोटिस कीजिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एक का एटॉमिक नंबर है 18, फिर 19, फिर 20, और बट अगर आप इनका मास ऑब्जर्व करो तो मास सबका 40 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे कहते हैं, आइसो मतलब सेम, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। किसे कहेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, आपको कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 7 8, मतलब एटॉमिक नंबर तो सबका डिफरेंट हो गया। अगर आप इसके मास नंबर की बात करते हो तो इसका 14 है, इसका 15 है और इसका 16 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 14 - 6 बेटा जी 8 आ जाएगा, 15 - 7 ये भी 8 आ जाएगा, 16 - 8 ये भी 8 आ जाएगा। तो इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सबके पास सेम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बेटा जी कोई भी सोर्स हो, कोई भी, लाइक मेरे सामने एक रिंग लाइट लगी हुई है, छुटकी सी वो पीछे लगी हुई है, उसमें से जो हीट निकलेगी है ना, वो निकलती है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इस तरह से निकलती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और अगर वो एक्सेलरेट करे तो उसके अंदर दो फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह की रेज, इस तरह के चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट होके मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की खास बात क्या होती है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, कुछ ऐसे, है ना। फिजिक्स में आपने फील किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है, ऐसे याद रखिए, ऐसे, एक ऊपर की तरफ से ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है। अब मेन बात क्या होती है भैया, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए बेटा, कुछ इस तरह से वेव होती है, कोई भी वेव इस तरह से होती है। क्लियर है, ये एक वेव होता है जिसमें ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, नीचे का हिस्सा ट्रफ कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसी कौन सी होती हैं, ऐसी रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। क्या खास बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की, कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और इसके अलावा
ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए जिससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। याद रखिए न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वेयर न्यू मीन्स होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, सी मीन्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। लैम्डा इज वेवलेंथ। अच्छा, अगर आपको कभी वेव नंबर निकालना हो, न्यू बार क्या होता है 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा अगर आपको करना आ जाए तो क्या बन जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैं लैम्डा का फॉर्मूला करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा सी बाय न्यू, और 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा न्यू बाय सी। गेटिंग माई पॉइंट। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। आपको वेवलेंथ दी गई है और आपको इनको फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है बेटा जी, न्यू इज सी बाय लैम्डा। तो आप सबसे पहली उसको उठाओगे, वेवलेंथ को उठाओगे, पहली वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, तो 400 लिख दोगे। अच्छा, ये टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई, जैसे कि हमारे पास आ जाता है कभी नैनोमीटर, जैसे कभी हमारे पास आ जाता है पिकोमीटर, जैसे हमारे पास कभी आता है माइक्रोमीटर, जैसे कभी हमारे पास आ जाता है आंगस्ट्रोम। तो इनका मतलब क्या है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, पिकोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा 10⁻12 मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻6 मीटर, आंगस्ट्रोम का मतलब क्या होता है बेटा 10⁻10 मीटर। ये रिलेशन कभी भी आ जाए तो इसको कर लोगे, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10⁻9 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा बेटा 10⁻8 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻�9 हो जाएगा। इसके बाद तो मैथमेटिकली होगा, जो भी आंसर आएगा बेटा वो आएगा पर सेकंड, और पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं हर्ट्ज, और हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है बेटा, हर्ट्ज यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। आगे मूव करते हैं, दूसरी वाली वेवलेंथ कितनी है 750 नैनोमीटर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ कितनी है 750, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻9 लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा इतना। क्लियर है, यह है रेड लाइट के लिए। तो रेंज क्या हो जाएगी भाई, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम, छोटे से बड़कों की तरफ चलेंगे 4 × 10⁻14 टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे चलते हैं, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, ये कर लेना। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय लैम्डा, बट अगर आपको लैम्डा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सी बाय न्यू, वेयर सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸, एंड न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ऑब्वियसली विविध भारती एक रेडियो का स्टेशन है, तो ये रेडियो वेव से ही बिलोंग करेगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 आंगस्ट्रोम। इसको कैसे किया जाएगा बेटा जी, देखिए वेव नंबर इज न्यू बार, न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, और लैम्डा कितना दे रखा है 5800 आंगस्ट्रोम। 5800 आंगस्ट्रोम को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर, और अगर मैं इसको यहाँ से कर लूँ तो कितना हो जाएगा 58 × 10⁻8 मीटर। भैया ये डबल जीरो ने कैंसिल कर दिया होगा ना इनको, तो 58 × 10⁻8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा जी वेवलेंथ। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, न्यू बार, न्यू बार इज वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय 58 × 10⁻8, सोल्व करके ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या सोल्व करना है बेटा जी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इज न्यू, न्यू का फॉर्मूला सी बाय लैम्डा, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी देर की है 3 × 10⁸, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, ये भी किया था हमने 5800 आंगस्ट्रोम को हम लोगों ने लिखा था 58 × 10⁻8, है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो याद आएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज लिखा जा सकता है। आगे मूव करते हैं,
और बात करते हैं अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? कि कोई भी जो सोर्स है उसमें कभी भी एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती है, डिसकॉन्टिन्यूसली निकलती है। और दूसरी बात वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। लाइक मान के चलो ये हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट में से एनर्जी निकल रही है, अच्छा ये प्लैंक्स जी मान के चलते थे, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी डिसकॉन्टिन्यूसली। अब इन पैकेट्स की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यू के। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। इस H का मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इसके बाद अगर आपको n नंबर ऑफ फोटॉन्स की, n नंबर ऑफ क्वांटम्स की एनर्जी निकालनी है, n नंबर ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा एन एच न्यू। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगी। इन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम होता है क्वांटम, और लाइट के केस में इस क्वांटम को बोल देते हैं फोटोन। इन फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा एच न्यू, वेयर एच मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच न्यू। एक टॉपिक और आ जाता है छोटा सा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट पड़ने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, एमिशन मतलब एमिट होना, तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास कोई सरफेस ऑफ एक्टिव मेटल है, इस एक्टिव मेटल पे कोई लाइट आके टकराई तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, मतलब पड़े पड़े इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ उस लाइट के पास, उस सोर्स ऑफ एनर्जी के पास कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। यही लिखा गया है, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिव मेटल एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये हमारे पास एक एक्टिव मेटल है, यहाँ पर लाइट टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दस इजेक्टेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, या फिर कह लीजिए ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से क्या मतलब समझते हो? आई थिंक तो आप समझते होंगे, नहीं समझते हो तो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये ब्राइटनेस बढ़ रही है ना, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, वेरी नाइस, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल जाएंगे। अब अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकलना उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होगा E माइनस ई नोट। है सर E माइनस ई नोट क्यों? काइनेटिक एनर्जी को E लिख दो ना। देखिए ऐसा है, जितनी एनर्जी उस लाइट के पास थी उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में भी लगेगी, है ना। वो पड़ा हुआ है, पहले उसको सरफेस तक लेके आना पड़ेगा और फिर सरफेस पे लाके उसको गोली मारेंगे, भाग, फिर वो भागेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहले वो इलेक्ट्रॉन नीचे है, पहले उसको सरफेस तक लाने में कुछ एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला होता है E माइनस ई नोट, वेयर E का फॉर्मूला है एच न्यू और इसका फॉर्मूला होता है E नोट का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। और यहां से बेटा जी ये क्या बन जाएगा? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस इलेक्ट्रॉन की तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एच न्यू माइनस न्यू नोट। माइनस न्यू नोट क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में भी लगेगी। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, हाफ mv² भी होता है। आगे मूव करते हैं बेटा जी, इस कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए 100 वोल्ट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। एक बल्ब लगा दिया है, उसमें से लाइट एमिट हो रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर, और उस बल्ब की पावर कितनी है? 100 वोट बल्ब। लिखा होता है ना यार ये इतने वोट का है, ये इतने वोट का। 100 वोट का आजकल आई थिंक घरों में नहीं लगता है, हमारे जमाने में लगता था, 1947 के टाइम पे लगता था। ठीक है, आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं फ्रॉम बल्ब पर सेकेंड। तो कैसे किया जाएगा बेटा जी? सबसे पहली बात तो उस बल्ब की पावर देखो यार आप लोग, उस बल्ब की पावर है 100 वोट। 100 वोट को हम क्या लिख सकते हैं? 100 जूल पर सेकेंड। अब बात ये देखने की उस बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? कितनी है बेटा जी? 400 नैनोमीटर है। और अगर आप 400 नैनोमीटर को लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा जी? इसको लिखा जा सकता है, वेरी नाइस, 400 इंटू 10 की पावर -9, ये लिखा जा सकता है भाई। लिख दिया सर। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। अब आपको न्यू तो फ्रीक्वेंसी तो आपको दे नहीं रखी, आपको तो क्या दे रखी है? आपको तो वेवलेंथ दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? एच सी बाय
लैम्डा, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। बेटा आप 6.6 से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सही आएगी। पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, वो चल जाएगा, इतना भी एग्जामिनर गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। एंड नीचे आप लोग लिख दोगे क्या, जो हमारा है वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या आ गई, ये हमारी एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब बहुत सारी लाइट निकल रही है कॉन्टिन्यूसली, तो आप देखो 100 वोट का बल्ब कैसे करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। फोटोन्स एमिटेड क्या होगा भाई, जो टोटल एनर्जी है उस बल्ब की और हर एक फोटोन की जो एनर्जी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट फॉर अ मेटल इज 7 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इंटू 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स हिट्स द मेटल। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है मेटल की, 7 इंटू 10 की पावर 14, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए। अब क्या किया है, एक रेडिएशन ने टकराई है उस मेटल से, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 15। तो सिंपल है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है या फिर h न्यू माइनस न्यू नोट। h इज प्लैंक कांस्टेंट बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। न्यू मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट टकराई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 इंटू 10 की पावर 15, या फिर इसको 10 इंटू 10 की पावर -14 किया जा सकता है। गलत है, -14 नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है बेटा 1 इंटू 10 की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 14 लिखा जा सकता है ना। और यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है भैया इसका, न्यू नोट। न्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, ये रही 7 इंटू 10 की पावर 14। देखो भैया कर दीजिए, अब 10 की पावर 14 ये तो सेम ही रहेगा, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 14, और इससे मल्टीप्लाई होके उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मुश्किल है क्या, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसको बहुत इजीली किया जा सकता है बेटा जी। E इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच न्यू, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि आपको 1 मोल फोटोन दिया गया है, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। H इज प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34। और न्यू इज फ्रीक्वेंसी कितनी देर की, 5 इंटू 10 की पावर 14। जो भी आएगा बेटा जिसके बाद आंसर आ जाएगा, आपका जूल्स में आंसर आएगा, आप उसको क्या कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आता है, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, ऐसे एटम या फिर ऐसे आयन जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। बोहर दादा ने क्या बोला कि जैसे ये हमारे पास है न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो हमेशा फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी नाइस फिक्स सर्कुलर पाथ, ऐसा। इस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। नाम भी दिया उन्होंने, इन्होंने बोल दिया के एल एम एन। अब बहुत सारी बातें फिक्स थी, इन ऑर्बिट्स का, इन शेल का रेडियस फिक्स था, इनकी एनर्जी फिक्स थी, मतलब हर एक की एनर्जी फिक्स थी, रेडियस भी फिक्स था, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो भी फिक्स था, इनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स था। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हायर लेवल की एनर्जी ज़्यादा है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर किसी को हायर लेवल से लोअर लेवल पे आना है तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, जैसे जैसे बड़ी शेल होती जाती है इनकी एनर्जी बढ़ती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लोअर वाले के पास तो एनर्जी कम होगी, हायर तक पहुंचने के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर उसको हायर से लोअर में आना है तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा फंडा था, यही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। रेडियस क्या था भाई किसी भी ऑर्बिट का, n²/z इंटू ए नोट, वेयर ए नोट क्या होता है, बोहर रेडियस जिसकी वैल्यू कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। और n² n इज नंबर ऑफ शेल, z इज एटॉमिक नंबर। अगला है एनर्जी, अगर आपको निकालनी हो En कितना होगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 z² जूल। और एनर्जी जो आप किसी भी ऑर्बिट के लेके चलते हो बेटा वो आप हमेशा माइनस में लेके चलते हो। सर काहे माइनस में काहे लेके चलते हैं, देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है ना उसकी एनर्जी 0 मानी जाती है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर।
अब उससे नीचे अगर कोई शैल आएगी तो एनर्जी कम होनी चाहिए। ये होता है ना, हाइयर लेवल की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर लेवल की एनर्जी कम होती है। अब इन्फिनिटी पे अगर एनर्जी जीरो है तो लोअर पे जीरो से कम एनर्जी क्या, तो हमेशा हम माइनस में लेके चलते हैं। अच्छा, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एम वी आर क्या हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड 2 इंटू 3.14। वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काम आएगा, अभी थोड़ी देर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। डेल्टा एन इंटू में डेल्टा एन प्लस वन बाय टू, वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एन, डेल्टा एन होता है एन टू माइनस एन वन। एन टू जो होती है ये बड़ी शेल को कहा जाता है, एन वन छोटी शेल को कहा जाता है। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जी। अब सेकंड बोहर ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू हो गई 2। अब हीलियम की बात की जा रही है, एलिमेंट हमारे पास हीलियम है तो एटॉमिक नंबर भी हो गया 2। और ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, या 2 का स्क्वायर 4 होएगा, 4/2 इज 2, तो क्या आ जाएगा 2 आर नॉट। ठीक है, और आंगस्ट्रोम में भी होती है बेटा इसकी वैल्यू, या फिर आप पिकोमीटर में भी लेके चल सकते हो। 2 इंटू में पिकोमीटर में कितनी वैल्यू थी, 52.9 पिकोमीटर भी हो जाएगी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देख लो भाई। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, अभी बताया था 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। आगे मूव करो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोहर ऑर्बिट फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव। सर ये 2 पॉजिटिव क्यों लिखा है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हम तो किसकी बात करते हैं बेटा, हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो इस पर 2 प्लस लगा के इट मीन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन को तो हमने निकाल लिया, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहने दिया है। तो वेलोसिटी निकाल लो 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज नंबर ऑफ व्हाट बेटा जी, एन इज नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कर दो बाया, एटॉमिक नंबर भी 3 है और नंबर ऑफ शेल भी थर्ड ही थी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर कीजिए। और हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको आयनाइज करने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के साथ कंपैरिजन कर देना है। तो सबसे पहले फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी को आयनाइज करते हैं। आयनाइज करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो सिस्टम से। फिफ्थ ऑर्बिट में घूम रहा था, फिफ्थ से बाहर निकाल दो, इन्फिनिटी तक भेज दो उसको। तो इस केस में बेटा जी आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा ई। और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई इन्फिनिटी माइनस E5। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू में जेड स्क्वायर भी लिखते हैं अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो, बट अगर हाइड्रोजन हो तो ये नहीं लिखते। और यहाँ पर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, इस तरह से रहता है। तो चलिए डेल्टा ई निकालना है, ई इन्फिनिटी माइनस E5, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड स्क्वायर को हटाओ यार, क्या है ये, है ना, 1 बाय क्या भाई, 1/ni का स्क्वायर 1 माइनस 1/nf का स्क्वायर, या 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। तो इनिशियली किस में था, फिफ्थ ऑर्बिट में था, और यहाँ पर इन्फिनिटी 1/∞, ये तो क्या ही हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0। क्लियर है? तो और सिंस हमें इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये 1/5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25, और डेल्टा ई आ गया ये। सिमिलरली अगर आपको इसको कंपेयर करना है किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो क्या हो जाएगा भाई, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ पर 1/n1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर, है ना, और 1/∞ का स्क्वायर यानी कि ये तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको कंपेयर कर दोगे आप लोग, ये क्या आ गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो जो आपका डेल्टा ई है किसके साथ, फिफ्थ वाले के साथ, उसको कंपेयर कर दोगे डेल्टा ई जो है फर्स्ट वाले के साथ, ये कितना है 8 ये फिफ्थ वाले की एनर्जी है, ये फर्स्ट वाले की है 8.72 इंटू 10⁻⁻20, और ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई थिंक, ये जाएगा 4 पे, और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो फिफ्थ वाले की जो एनर्जी है
वो 4 इंटू 10⁻⁻² टाइम्स है फर्स्ट वाले की एनर्जी की। ये कंपैरिजन हो जाएगा इस तरह से। अरे हो जाएगा कि नहीं भाई, इस तरह से ही होने वाला है। क्लियर है? आगे मूव करिए। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। अब ही एनर्जी निकालनी है भाई। ई एन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस में लेके चलते हैं एनर्जी। सर वो प्लस में क्यों थी? वो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दैट्स वाई वो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और कुछ चेंजेस में फिर भी एनर्जी नेगेटिव आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, मतलब स्टिल कुछ केसेस में एनर्जी माइनस में आती है। तो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट की है और वो लोअर लेवल की तरफ गया। देखो, अगर कभी भी लोअर से हाइयर जाएगा, लोअर से हाइयर जाएगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हाइयर पे जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। और अगर कोई हाइयर से लोअर की तरफ आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो चेंज पॉजिटिव होता है एनर्जी का। जब भी एनर्जी एमिट होती है तो वो चेंज हमेशा नेगेटिव होता है एनर्जी का। एमिट होती है तो एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्बिट है, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व कर लोगे, याद आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा भाई हमारे पास क्या हो गया? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर एन का क्या रहेगा? 0.529 नैनोमीटर। या फिर अगर आंगस्ट्रॉम में करना है, पिकोमीटर में करना है, तो क्या था? 52.9 था पिकोमीटर में। तो ठीक है, बाय जेड। एन इज एटॉमिक नंबर, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट हीलियम की किस ऑर्बिट की बात की जा रही है बेटा? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही है। और जेड इज एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 2 होता है। यहाँ से आ जाएगा, नैनोमीटर में आ सकता है, पिकोमीटर में भी कर सकते हो, या फिर इसको किसमें भी किया जा सकता था? आंगस्ट्रॉम में भी किया जा सकता था। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस बारे में बात करता है, क्या होता है? देखो बेटा, आपको पता है बहुत दादा ने क्या बोला था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड में होते हैं शेल, और ये शेल होती हैं स्टेशनरी, फिक्स होती हैं, इनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लोअर से हायर में अगर उसको जाना है तो उसकी एनर्जी करनी पड़ेगी एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर वो इसके बाद हायर से जब वो लोअर में आएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी एमिट होगी, है ना। ऑब्वियसली एनर्जी क्या होने वाली है? एमिट होने वाली है। हायर से पहले तो लोअर से हायर में चला गया, कहीं तक चला गया, फिर वो हायर से लोअर में आ रहा है, कहीं भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहीं पर भी आ गया, तो एनर्जी एमिट होगी। अब जो एनर्जी एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसी बारे में बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। और ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी हमें किसने बताई? रिडबर्ग फॉर्मूला ने। क्या है रिडबर्ग फॉर्मूला? न्यू बार इज 1/λ आर एच जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है? आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस केस में अगर आपको वेलोसिटी वगैरह निकालनी है तो यहाँ पर आर एच की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स को आपको बहुत इजीली सोल्व करना है तो 1/RH की वैल्यू याद रखिए 912 आंगस्ट्रॉम, 912 आंगस्ट्रॉम। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बनाए हैं, यहाँ पर कई सारी सीरीज़ की बात की जा रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यह है लाइमन सीरीज़, यह है बामर सीरीज़, यह है पास्टन सीरीज़, यह है ब्रैकेट सीरीज़, यह है फंड सीरीज़। इसको याद कैसे रखा जा सकता है? मतलब बच्चों ने एक बार ट्रिक बनाई थी जो मुझे तो अच्छी लगी थी, उस टाइम तक अनमैरिड था मैं। आप लोग बताना अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक आती है तो। लाएंगे बारात परसों परसों भारत पंचाल की, लाएंगे बारात परसों भारत पंचाल की, लाएंगे बारात परसों भारत पंचाल की। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, पी फंड बोल दो या फंड सीरीज बोल दो। ठीक है, यहां पर N1 आपको पता होना चाहिए। N1 का मतलब क्या है कि जहां पर आके इलेक्ट्रॉन रुकेगा। N2 कहां से वो चला है। लाइमन सीरीज होती है फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब N2 मतलब इससे ऊपर कुछ भी, ये 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं यहां पर, ठीक है, से कुछ भी, ये 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ये 6 7
8 कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आई बात मैं क्या कर रहा हूँ? देखो समझो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, इन्फिनिटी से आके अगर फर्स्ट पे आके रुक रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आके रुक रहा है, फर्स्ट शेल में आके रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कहीं से भी आके सेकंड में आके रुक रहा है तो बामर सीरीज, कहीं से भी आके थर्ड में रुक रहा है तो पास्टन सीरीज, कहीं से भी आके फोर्थ में रुक रहा है ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी आके फिफ्थ में रुक रहा है पीफंड सीरीज, इसके बाद हमफेरी सीरीज। इस तरह से ये होता है। क्लियर है? अब N1 मतलब जो उसका स्टॉपेज रहेगा, N2 जहाँ से वो चला है। अगर आपका बेटा जी N2 से N1 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होने वाली है? हाईएस्ट होने वाली है। और अगर कोई इन्फिनिटी से N1 में आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ लोवेस्ट होने वाली है, शॉर्टेस्ट होने वाली है। सर ऐसा क्यों? देखो यार, अगर कोई इन्फिनिटी से वेव चलेगी तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ छोटी ही होती जाएगी, है ना? तो अगर कोई N2 से N1 में आएगा तो उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी, और अगर कोई इन्फिनिटी से आगे फर्स्ट पे आके रुकेगा तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। आपसे पूछ रहा है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/λ इज RH Z²। Z इज एटॉमिक नंबर। जनरली हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो हमारा हमेशा 1 ही रहेगा बेटा। क्लियर है? अब देखो भाई क्या होने वाला है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा RH 3/4। आपको लैम्डा निकालना है तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 4/3 RH। और RH की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, क्या भी लिख के सोल्व कर सकते हो, 912 आंगस्ट्रॉम लिख के भी सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैम्डा फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, पहली बात है बामर सीरीज, बामर किसे कहा जाता है? लाइमन के बाद है बामर, मतलब सेकंड ऑर्बिट, और उसकी सेकंड लाइन बामर के बाद पास्टन, पास्टन के बाद ब्रैकेट। यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है? 2, बामर में आके रुकना है, कहाँ से चलेगा वो? फोर्थ से। 1/λ इज RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बेटा इसको सिंपल आउट कर लेंगे। N1 क्या है? 2 है, और N2 क्या है बेटा? 4 है, 4 से चलेगा ना वो, तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n = 5 to n = 2? एक फोटोन है जो एमिट हुआ है, कब? जब एक ट्रांजिशन हुआ n = 5, n2 = 5 हो गया, n1 = 2 हो गया। और अगर इसको n इनिशियल n फाइनल में करें, n इनिशियल यहाँ पर 5 है और n फाइनल कितना है बेटा? यहाँ पर 2 है। तो आपको यहाँ पर निकालनी है ब्रो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ तो आप लोग रिडबर्ग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, 1/λ इज RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 मतलब बड़े वाली शेल को बोला जाता है। RH की चलो जो भी वैल्यू है उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? RH और बेटा 1/4 माइनस 1/25, है ना? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25 माइनस 4 इज 21 बाय, तो यहाँ से ये हो गया RH 21 बाय 25, है ना? ये आ गया 1/λ। और अगर मैं आपसे लैम्डा पूछूं तो क्या हो जाएगा? 25/21 इंटू में RH। और अगर मैं आपसे पूछूं न्यू क्या होगा भाई? न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इज c/λ। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ बेटा। और यहाँ पर लैम्डा 21। RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इसको 25/21 अभी किया था हमने, 912 इंटू आंगस्ट्रॉम था, तो आप इसको 10⁻−10 कर सकते हैं। तो इसको भी लैम्डा क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा आपको दे रखा है 25 बाय में 21 इंटू में 912 इंटू 10⁻−10, है ना? और इसकी वेवलेंथ की यूनिट ये फ्रीक्वेंसी है, क्या हो जाएगी? पर सेकंड। जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर जरूर बता देना। और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी भाई? इसकी यूनिट हो जाएंगी मीटर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी, गिव द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली दादा ने, या डी ब्रोय बोलते हैं इसको, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अगर एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसके पास दो नेचर होती हैं, एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। फॉर अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव टू नेचर, दैट इज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर।
तो अगर आपको डी ब्रोगली की वेवलेंथ कभी निकालनी है तो लैम्डा इज हो जाएगा h/mv या h/p। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड एंड p इज मोमेंटम। एक क्वेश्चन आया है बेटा जी हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 आंगस्ट्रॉम। तो कर दीजिए भाई, आपको मास निकालना है। मास जो है इसी में निकालने को मिलेगा आप लोगों को। अगर अनसर्टेनिटी वगैरह वर्ड यूज़ कर लिया जाए फिर तो हाइजेनबर्ग आ जाता है, वरना डी ब्रोगली दादा का ही यूज़ होगा। लैम्डा इज h/mv। आपको मास निकालना है तो मास को इधर ले जाओ, h/λv। h इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। लैम्डा इज वेवलेंथ 3.6 आंगस्ट्रॉम दे रखा है, और आंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻10 है ना, और v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। तो इसको सोल्व कर लोगे, जो भी आएगा बेटा यहाँ पर आपका मास आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए भाई, तो वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा क्या हो जाएगा h/mv। h इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। m इज मास 0.1 किलोग्राम, इसको किलोग्राम में ही रखना, एंड v इज वेलोसिटी 10। तो बेटा ये हो जाएगा। अगला है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1। ये पता होगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में ही लिखवाया है मैंने, 9.1 इंटू 10⁻31। और अगर आप इसको हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करते हो तो इसका मास होता है 1/1837, है ना, करेक्ट कर देने इफ आई एम रॉन्ग, बाकी यही होता है। अगला है इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। वेरी नाइस। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल दोगे, आप लोग निकाल दोगे इसका v, है ना, और v आ जाएगा तो डी ब्रोगली वाला लैम्डा h/mv वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है ½ mv²। तो v को इस तरफ रख लो, ये क्या बन जाएगा बेटा, अगर v को एक तरफ रख लें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ½ mv²। v को एक तरफ रख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, और इसका स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। इस सारे को सोल्व करेंगे तो हमारा ये समथिंग आएगा। इतना मुश्किल नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होते हैं, बट ठीक है फिर भी आप सोल्व कर लोगे 812 आ जाएगा। मैथ मुझे पता है तुम लोगों का बहुत अच्छा होगा, नहीं अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज h/mv। h इज प्लैंक कांस्टेंट, m इज मास, मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है, एंड v ये रहा। तो यहाँ से आ गया भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ दो चीज़ें कभी नहीं बता सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, या फिर वेलोसिटी कह सकते हो, ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अच्छा, इस लॉ के बारे में खास बात क्या है, दैट दिस प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पे तो वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पे ये वैलिड नहीं है। देखो बेटा क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है माइक्रोस्कोपिक तो दो चीज़ें आप बिल्कुल साथ साथ एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो विद वेरी हाई सर्टेनिटी, भाई 100% श्योर हो गए। क्या नहीं बताया जा सकता कि वो कितने, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। थोड़ा बहुत तो अनसर्टेनिटी रहेगी ही, है ना। मान के चलो एक स्कूटी आपके सामने चलेगी, बता दोगे क्या कितनी स्पीड से भागी है वो, या बता दोगे क्या 10-15 मिनट बाद वो कहाँ पहुँच गई होगी। एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा। तो इसी का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है, इसी का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ग्रेटर दैन इक्वल होता है, बट हम इक्वल मान के चलते हैं h/4π। अगर इसको हम करें डेल्टा पी को तो यहाँ पर हम लोग m डेल्टा वी लिख सकते हैं। मास तो फिक्स ही रहेगा पार्टिकल का, वो तो चेंज नहीं होगा, 4π, है ना। और यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज h/4πm। यहाँ पर बेटा जी डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। चलो, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम, 40 ग्राम उसका मास है, एंड अ स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बताओ भाई, तो ऐसे केसेस में जब भी आ जाए तो कैसे करोगे भाई, अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या है 2% है, तो जितनी भी स्पीड थी इसकी कितनी थी 45, उसको 2/100 से कर दोगे तो ये रहेगी 0.9 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो यहाँ पर तो एक्यूरेसी दे रखी है, अनसर्टेनिटी क्यों बेटा, इसको ऐसे ही करना है ना। अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या रहेगी 45 इंटू 2/100। उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा एक्स
इंटू में m डेल्टा v, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा h/4 आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, तो डेल्टा x फॉर्मूला क्या बन जाएगा h/4 m डेल्टा v। ठीक है, तो कर दो भाई, क्या रहेगा, h इज प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई की वैल्यू 3.14, m इज मास ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा 40 किलोग्राम में ले लोगे तो 10⁻³ और डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है 0.9। जो भी सोल्व करोगे वो आंसर आ जाएगा। अगला है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 आंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा है कि एक फोटोन का यूज किया और लोकेट करने लगे किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, और कितनी पोजीशन के बीच में देखा गया है, मतलब उसको 0.1 आंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में देखा गया, मतलब यही उसकी अनसर्टेनिटी है कि इधर उधर ये हो सकता है वो, है ना। इधर ये 2% एक्यूरेसी का मतलब क्या था भाई, 2% इधर उधर हो सकता है वो, है ना। तो करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज h/4 या फिर डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v इज h/4। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी डेल्टा v, तो क्या हो जाएगा h/4 डेल्टा एक्स m। h इज प्लैंक कांस्टेंट बेटा, प्लैंक कांस्टेंट कितना दे रखा आपको 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा एक्स कितनी जगह पर उसको दिक्कत हो रही है, कितनी जगह में इधर उधर मिल सकता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरा घर है 250 स्क्वायर यार्ड का और मैं अपने घर पे हूँ, तो अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, यही है भाई 250 स्क्वायर यार्ड में सर कहीं भी हो सकते हैं, है ना, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे हो सकते हैं, राइट वाले कॉर्नर पे हो सकते हैं, ये इसका मतलब है। अब एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया गया है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.10 आंगस्ट्रॉम का मतलब है कि वो इधर ही किधर मिलेगा, यही उसकी अनसर्टेनिटी कहलाएगी। तो कितनी है बेटा 0.1 और आंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 और m इज मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसको सोल्व कर लोगे, जो भी आएगा आपका इधर से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा एस की अगर आपको कोई शेप बोले तो बेटा एस की शेप होती है स्फेरिकल, पी की अगर शेप बोले तो पी की 3 शेप होती हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, और पी की शेप क्या होती है डम्बल। पी एक्स का मतलब क्या है कि आप एक्स एक्सिस पे डम्बल बनाओगे, पी वाई का मतलब क्या है कि आप वाई एक्सिस पे डम्बल बनाओगे, और पी जेड का मतलब क्या है भैया आप जेड एक्सिस पे डम्बल बनाओगे। डी ऑर्बिटल की शेप बनानी है, डी की शेप क्या होती है बेटा, डी की शेप होती है डबल डम्बल। डबल डम्बल कहाँ कहाँ पर बनेंगे, एक बनेगा बेटा डी एक्स वाई, एक बनेगा डी वाई जेड, एक बनेगा डी जेड एक्स, और एक डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। जो ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हैं इनका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जो लोब्स बनते हैं, जो डबल डम्बल बनते हैं वो बनते हैं बिटवीन द एक्सिस, और जो ये हैं ये बनते हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है ना। देखिए ये जेड स्क्वायर में क्या करोगे, जेड एक्सिस पे डंबल बना दोगे, दूसरा डंबल घुमा दोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या करोगे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे डंबल बना देने वाले हो। क्लियर है। क्वांटम नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, अ सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, या कह लीजिए विच गिव कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। वो 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो बेटा जस्ट अ मिनट, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, वेरी नाइस, एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को एस से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, अबाउट शेल, शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट के साइज के बारे में पता चल जाएगा, ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में आपको पता चल जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बेटा, इट टेल्स अस अबाउट सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, या फिर ये कह लो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटा जी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इन अ शेल, किसी भी शेल में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो आप एन स्क्वायर कर सकते हो, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसी भी सेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना हो तो आप 2n स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में, डिफाइन द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए अगर आपको कभी n की वैल्यू निकालनी है, n से l की वैल्यू निकालनी है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। मान के चलो कहीं पर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू मान के चलो 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 1।
मान के चलो कहीं पर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। l की वैल्यू बेटा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू अगर 0 है तो वो s सब शेल की बात कर रहा है, 1 है तो वो p सब शेल की बात कर रहा है, 2 है तो वो d सब शेल की बात कर रहा है, 3 है तो वो f सब शेल की बात कर रहा है, g सब शेल की बात कर रहा है, सो ऑन। इस तरह से बात होती है। मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 0 को लिखना चाहूँ, ये क्या बात है, ये 1s है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये 2 है, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 हो गई तो ये 2s, ये 2p। इधर ये n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3p एंड ये हो जाएगा बेटा 3d। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर एनी सबशेल। अगर आपको सबशेल की वैल्यू पता है 2l+1 इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर ये कैसे पता चलती है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि n की वैल्यू है हमारे पास 3, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? -l से लेकर +l तक होता है। 0 के लिए तो 0 होगा, 1 के लिए क्या होगा? -1, 0 +1, 2 के लिए क्या होगा? -3, सॉरी गलत लिख दिया, 2 के लिए क्या होगा? -l से +l जाएगा ना, -2, -1, 0 +1 +2। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? +1/2 -1/2, जिसमें से एक को आप क्लॉकवाइज बोल सकते हो, एक को एंटी क्लॉकवाइज बोला जा सकता है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ी फील आए। अच्छा, एक यहाँ से ना n+l रूल भी बनता है, इसको बोहर बुरी रूल भी बोलते हैं, बोहर बुरी रूल। ये किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आउट ऑफ 4s एंड 3d विच हैव हायर एनर्जी, तो इसका सिंपल सा सीन बताता हूँ मैं आपको। आपको मैंने बताया ना, l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना, 4 के बाद भी हो सकती है। ये 0 का मतलब क्या है? s, वेरी नाइस। l की वैल्यू 0 1 2 3 4, ये 0 है तो ये s, ये p d f g। मैंने आपसे पूछा 4s एंड 3d में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, बताओ। तो 4s एनर्जी हमेशा निकलती है n+l रूल से। उसकी n की वैल्यू देखो, ये होता है n और ये होता है l, ये 4 और यहाँ पर l की वैल्यू 0 है। ये 3d में अगर आप देखो तो ये है 3d और d में l की वैल्यू क्या है? 2, तो ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है बेटा? 5 की एनर्जी ज़्यादा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आउट ऑफ 4p एंड 3d में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? एनर्जी कैसे निकलती है? अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो इसका हो जाएगा 4 और p है तो l की वैल्यू क्या होगी? p है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1, तो इसकी एनर्जी है 5। ये 3 है, d है तो l की वैल्यू क्या होगी? 2, तो इसकी एनर्जी भी होगी 5। अब इन दोनों की एनर्जी तो सेम है, तो फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए? अगर कभी दो केसेस में एनर्जी सेम आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस केस में 4p की एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। चलो आगे आ जाओ। वट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n? देखो इसको आपको पता है ना, कैसे ऑर्बिटल अगर आपको निकालना है तो n का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। बट हमें तो गहराई में जाना है, तो कैसे कर सकते हो? n = 3, तो l क्या हो सकता है? 0 1 2, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर n-1 तक। 0 से स्टार्ट करो और n-1 यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। अब m क्या होगा? 0, l अगर 1 है, -1 0 +1, m 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो m से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लगते हैं। एक ऑर्बिटल देखो बेटा, इस 0 का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल है। -1 0 +1 ये 3 नंबर है, इट मीन्स ये 3 ऑर्बिटल है। और ये -2 -1 0 +1 +2 का मतलब कितने ऑर्बिटल है बेटा? यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 3 8 और 1 9, इस तरह से। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको पता है, बता भी दिया कई बार मैंने, कि अगर कहीं पर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये होगा S P D F G। अगर कहीं पर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो वो क्या होगा? 2 और l की वैल्यू 1 है तो 2p। अगला है ये 4 है, ये 0 है तो 4s, ये 5 है, ये 3 है, S P D F, तो ये क्या हो जाएगा? 5f। ये n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 3d है। अगला क्वेश्चन है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m? अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0 1 2, अभी क्या था ना, ये हो सकती है भाई। लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल के लिए, 3d के लिए आपको n की वैल्यू पता है कि 3 होगी। सर l की वैल्यू तो 0 1 2 हो सकती है ना भाई, d डिफाइन कर दिया ना उसने, d है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू यहाँ से देख लो, -2 -1 0 +1 +2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर नॉट पॉसिबल? 1p 2s 2p 3f। 1p पॉसिबल है क्या? 1p में n की वैल्यू क्या होगी? 1, l की वैल्यू भी क्या होगी? 1। n और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से लेकर n-1 तक, n से एक कम ही होती है, तो पहले वाला केस नॉट पॉसिबल। 2s, अगर n की वैल्यू 2 है,
एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, तो 2s इज पॉसिबल, 2p इज ऑल्सो पॉसिबल। 3f पॉसिबल है क्या? 3f होने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू का 3 होना और l की वैल्यू का भी 3 होना, बट ये दोनों वैल्यू तो इक्वल नहीं हो सकती बेटा, और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती तो ये केस पॉसिबल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अगला है व्हाट इज अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वेरियस ऑर्बिटल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। और अबाव प्रिंसिपल क्या करता है? बहुत सारे ऑर्बिटल्स को अरेंज करता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप एस को लिख लो 1 to 8 तक, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s लिख लिया। अब एक नंबर ऊपर से छोड़ दो, एक नंबर नीचे छोड़ दो, हम लिख देंगे p, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर एक नंबर ऊपर से छोड़ दो, एक नंबर नीचे से छोड़ दो, हम लिख देंगे d, 3d 4d 5d 6d। एक नंबर ऊपर से छोड़ दो, एक नंबर नीचे छोड़ दो, फिर हम लिख देंगे f। लिख दिया। s को 1 to 8 तक लिखना है, p को 2 to 7 तक, d को 3 से 6 तक, f 4f एंड 5f हो गया। हर बार एक एक नंबर ऊपर से और नीचे छोड़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक नंबर ऊपर से एक नंबर नीचे छोड़ दिया, फिर एक ऊपर से एक नीचे छोड़ दिया, फिर एक ऊपर से एक नीचे छोड़ दिया। फिर क्या करोगे? तीर चलाओगे, और पहले दो तीर से एक एक की हत्या करोगे, फिर दो दो की हत्या कर दोगे, फिर तीन तीन की, फिर चार चार की, ऐसे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये हमारी सबसे पहले कटिंग हुई है, तो सबसे पहले हमने किसको काटा है भाई? 1s को। फिर दूसरे नंबर पर हमने किसको काटा है भाई? 2s को। ये जो थर्ड एरो है, थर्ड एरो पहले किस में से पास होगी? थर्ड एरो पहले पास होगी 2p और फिर 3s में से, तो हो जाएगा 2p एंड देन 3s। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ एरो किस में से जाएगी भाई? ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट्थ, इस तरह से एरो लगा सकते हैं। फोर्थ एरो किस में जाएगी बेटा? 3p एंड देन 4s। अब हमें बोला गया है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस। हम किसी की भी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस की बात करते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 जा सकते हैं। इनके अंदर 4 का गैप होता है। ठीक है, तो भाई फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 1s, 1s में मैक्सिमम कितने गए? 2। 1s के बाद कौन आएगा? 2s, 2s में मैक्सिमम कितने गए? 2। 2s के बाद कौन आएगा? 2p, p में कितने जा सकते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज जस्ट लाइक भूखे को खाना खिलाना है। सबसे पहले मेरे पास 1s आ गया, तो 1s को मैं पूछूंगा बोल भाई कितने खा लेगा, तो ये बोलेगा मालिक 2 खा लूंगा। 1s के बाद 2s आएगा, ऑर्डर हमेशा यही आएगा आने का। 2s से पूछेंगे, ये भी 2 खा लेगा। 2s के बाद 2p आएगा, ये 6 खा लेगा। उसके बाद 2p के बाद कौन आएगा? 3s, 3s कितने खा लेगा? 2 खा लेगा। 3p से पूछेंगे 3p कितने खा लेगा? 6 खा लेगा। बट हम अपने पास पूछेंगे कि यार हमारे पास बची भी हैं इतनी रोटियां कि नहीं बची हुई हैं, तो इसके पास 2 जा चुके हैं, इसके पास 2 4 हो गए, 6 10 2 12, तो p के पास कितने जाएंगे? 3, तो ये हो गया 15। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टेट हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल डजंट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर आप पेयरिंग आप तब तक नहीं करवा सकते जब तक हर ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 1s2, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने, मैं थोड़ा इसका जूम इन करता हूँ सो दैट कि थोड़ी सी वाइब्स आए, है ना। सारा खेल तो किसका है? वाइब्स का ही तो है। जस्ट अ मिनट, ये कन्फिग्रेशन है बेटा इसकी 1s2 2s2 2p4। तो सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर पेयरिंग होगी। फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर पेयरिंग होगी। फिर 2p में मान के चलो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं, तो क्या मैं पेयरिंग करवा सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले तीनों को सिंगली ऑक्यूपाई करना होगा, तब मैं पेयरिंग करने की बात सोच सकता हूँ। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो आप फिल कर दीजिए, ये होगी पेयरिंग। तो यही बोलता है हंट्स रूल, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए। अगला है बेटा जी हमारे पास, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलो जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एन की वैल्यू बतानी है, तो एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या होता है भाई? एल की वैल्यू पता है ना, 0 हो तो एस होता है, 1 हो तो पी होता है, 2 होता है डी होता है, 3 हो तो एफ, 4 है तो जी। तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? 4 होनी चाहिए। अब एल की वैल्यू 4 कब हो सकती है? कम से कम एन की वैल्यू कितनी हो? 5 हो, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, 5 - 1 4 हो सकती है। वैसे तो अगर एन की वैल्यू 10 भी है तब भी एल इक्वल्स टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट आपसे पूछा गया था मिनिमम, तो मिनिमम एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट एल की वैल्यू 4 हो जाए? तो एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 होनी चाहिए तब। अच्छा, एक पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव ऑल द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, इक्वल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल दी इक्वल, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव इक्वल
सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। शायद मेरी इंग्लिश यहाँ पे सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्रोमियम और कॉपर की कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 हो गए, हमें 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं 4s2 3d5 3d4, यही होगा ना। आस में 2 होंगे और डी में 4 होंगे। बट ये एक स्पेशल केस है, डी सिमेट्री चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो एस से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो 4s में 1 हो जाता है और डी में 5। या फिर इसको दूसरा लिखने का तरीका ये भी होता है AR18 4s1 3d5। सिमिलरली कॉपर भी है। कॉपर में भी देखो अगर हम नॉर्मल कन्फिग्रेशन करते तो यही बनता, क्या बनता? वेरी नाइस 4s2 3d9। बट बेटा ये चाहता है एक्स्ट्रा स्टेबल होना। एक्स्ट्रा स्टेबल कब हो जाता है? कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी सबशेल या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या फिर वो फुली फिल्ड हो जाए, तो वो एस में से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4s1 एंड 3d10। अगला क्वेश्चन आपसे आयंस की कन्फिग्रेशन पूछी गई है। आयंस की कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा? अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। जैसे आपको कोई बोले कि कन्फिग्रेशन कीजिए सोडियम 1 पॉजिटिव की, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1 पॉजिटिव की करनी है। पहले तो सोडियम की कर लो। सोडियम की कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ये कितना है? 2 2 4 6 10 और 1 11। अब अगली बात, इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस करना होता है। माइनस हमेशा आउटर मोस्ट सेल से होता है, जो सबसे बाहर की सेल है। तो 3s में क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। जैसे ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मैं आपको इसकी कन्फिग्रेशन करने को बोलूँ 1s2 2s2 2p4, अभी किया था हमने। मान के चलो मैं इस पर 2 नेगेटिव चार्ज डाल देता हूँ। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें प्लस करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्लस कहाँ पर होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं सबसे बाहर। 4 पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस कर दिए तो 6 हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, कन्फिग्रेशन कीजिए। Fe की कन्फिग्रेशन क्या होगी? AR18 4s2 3d6। आप 4s को पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। अब 2 प्लस का मतलब क्या है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बेटा? जो सबसे बड़ी शेल है। सबसे बड़ी शेल इन नंबरों से पता चलता है शेल का, ये 3rd शेल है, ये 4th शेल है, तो बड़ी शेल ये है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो 4s में से निकाल दिया। यहाँ पर आ जाओ, क्रोमियम। क्रोमियम अभी स्पेशल केस था, AR18 4s1 3d5। इसमें से 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। तो माइनस कहाँ से होंगे? एक तो इसमें से हो गया, बट 2 भी निकालने हैं। 2 किस में जाएंगे बेटा? डी में से चले जाएंगे। अच्छा, अब एक काम की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दैट कई बार आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे आपको कोई बोलते हैं D6 में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहली बात, डी के ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा? जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना उसके हाफ ऑर्बिटल बनते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके हाफ ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। पहले सब सिंगली ऑक्यूपाइड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखो इसके पास कितने अनपेयर? अनपेयर मतलब सिंगल 1 2 3 4। अनपेयर कितने हैं इधर? 4 है। अब इस केस में पूछ लिया जाए तो डी के बना दो भाई, 4s तो फुल है, ये 3d हो जाएगा। 3d में कितने हैं बेटा? 3 1 2 एंड 3। पहले तो सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं, तो यहाँ पर अनपेड कितने हो जाएंगे बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे 3। तो ये है बेटा जी सारे का सारा सिंपल शॉर्ट वन शॉट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। अब और किस चैप्टर के लिए हमने अपलोड करना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टिल आपको कुछ भी डाउट हो वो भी बताया जा सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।